वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 15 जुलाई 2024 और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली न्यूज़ एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस का फैक्चुअल एनालिसिस भी करते हैं। तो उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज है कौन सा 15 जुलाई और आज हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, तो आज मनाया जाता है वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। तो सिंपल सा याद रखना 15 जुलाई को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो सिंपल याद रखना वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। ठीक है, कौन सा है? वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। होता क्या है, इस दिन हम इस बात की अवेयरनेस को फैलाते हैं कि जो हमारे यहाँ पर यूथ हैं, जो युवा हैं, ठीक है, उनकी स्किल्स का कैसे डेवलपमेंट किया जाए, कैसे उनको जो फ्यूचर है हमारा टेक्निकल, जो जितनी भी अचीवमेंट हो रही हैं, जितनी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उनके साथ साथ उनको कैसे उनकी स्किल्स को प्रमोट किया जाए, बढ़ाया जाए, ताकि आने वाले समय में उनके लिए जॉब्स क्रिएट हो सकें। ठीक है, समाज में, सोसाइटी में पुअर्टी ना रहे, अनएम्प्लॉयमेंट ना रहे। उसके लिए हमें क्या करते हैं कि अवेयरनेस डे बनाते हैं। कौन सा? वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। तो सिंपल से याद रखना कब मनाया जाता है, तो 15 जुलाई। उसके साथ ही नेक्स्ट कंटिन्यू चलते हैं हमारी अगली जो पहली न्यूज़ है उसके ऊपर। देखो ये वाला जो आर्टिकल है ना, आपने लगभग हर न्यूज़ उसके ऊपर न्यूज़पेपर में देखा होगा और हर न्यूज़ चैनल पे भी इसको देखा होगा। हुआ क्या, बेसिकली जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, ठीक है, जो कि पहले क्या रह चुके हैं आपके यूएसए के, ठीक है, तो क्या रह चुके हैं? प्रेसिडेंट। इस बार यूएसए के अंदर प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन होने वाले हैं 5 नवंबर, यानी नवंबर के महीने में। और उसके लिए जो वहाँ पर जो बाइडेन है, उनके अपोजिट में कौन है, तो आपके डोनाल्ड ट्रंप। तो कल ये क्या कर रहे थे, बेसिकली एक रैली कर रहे थे ना, परसों। और जब रैली कर रहे थे कहाँ पर, तो पेनिनसुला के अंदर। ठीक है, अब हुआ क्या वहाँ पर रैली के अंदर कि एक लड़का आता है 20 साल का, ठीक है, वो क्या करता है, इनके ऊपर गोली चलाता है और गोली जो होती है वो इनके बिल्कुल कान में से निकल जाती है। ठीक है, और इनकी जान वैसे बच जाती है। और जब ये गिरते हैं तो उसके बाद ये खड़े होते हैं और तुम्हारे सामने एक पिक्चर दिख रही होगी, ऐसे हाथ को ऊपर उठा के कह रहे हैं कि फाइट फाइट फाइट। ठीक है, कि लड़ना है तो सामने से लड़ो। तो बेसिकली क्या हो रहा है, और ये जो इंसिडेंट हुआ, इस इंसिडेंट का पूरी दुनिया ने इसकी, कह सकता हूं कि आलोचना भी की है, इसकी बुराई भी की है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, किसी ऐसी कंट्री में या डेमोक्रेटिक कंट्री में आप किसी के ऊपर ऐसे अटैक कैसे हो रहा है? जो आपकी सीक्रेट सर्विस एजेंसीज हैं, उनको वो क्या काम कर रही है, जो वो ये नहीं बचा पा रही हैं कि कोई प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कैंडिडेट है, कैंडिडेट भी छोड़ो, इससे पहले प्रेसिडेंट रह चुका है, उसका सरेआम असैसिनेट करने की या उसको असैसिनेट करने की कोशिश की जा रही है। तो कितना बड़ा सिक्योरिटी फेलियर है। अगर बात की जाए तो सिंपल सा ऐसा कह सकता हूं कि कल को अगर मैं बात करता हूं, इंडिया में कोई पॉलिटिकल लीडर है, ठीक है, वो चाहे इलेक्शन में खड़ा है या पहले बहुत बड़े लेवल पे पॉलिटिकल लीडर रह चुका है, जैसे पीएम रह चुका है, अगर उसका असैसिनेट करने की कोशिश की जाती है तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि उसकी सिक्योरिटी को उसको देखना चाहिए। सीधा सीधा किसका फेलियर है? हमारी सीक्रेट सर्विसेज का। ठीक है, जो हमारे लॉ एनफोर्समेंट होते हैं उन्हीं का फेलियर होता है। तो क्या ये होना सही था, क्या ये होना गलत था? बस पूरी दुनिया में इसी की बात हो रही है। तो अगर आप देखोगे डेमोक्रेटिक कंट्री में या आज के टाइम पर, तो ये बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। ठीक है, किया नहीं किया, करने वाला नहीं करने वाला, बात की बातें हैं। बात समझ में आ रही है? तो आप बेसिक सा याद रखना, एक बहुत बड़ा इवेंट है। आपके एग्जाम से पहले इसमें नवंबर के अंदर रिजल्ट भी आ चुका होगा, इलेक्शन भी हो चुके होंगे। क्या पता वहां पे दोबारा से आपको डोनाल्ड ट्रंप देखने को मिल जाए, क्या पता जो बाइडेन देखने को मिल जाए। ठीक है, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है न्यूज़। बात समझ में आ रही है? तो थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ना। अच्छा, कहाँ पर ये पूरा सीन हुआ, तो बटलर पेनिनसुला। ठीक है, और अगर उसके बाद पूछे कि उसके बच्चे ने कौन सी राइफल का यूज़ किया था, तो सिंपल सा इसी में से निकाला हुआ डाटा है। कौन सा? AR-15 का यूज़ किया होता है, जो कि क्या होती है, सेमी ऑटोमेटिक गन होती है। लेकिन जैसे उसने गोली चलाई उसके तुरंत बाद ही क्या कर दिया गया, उसको वहीं पर मार दिया गया। सीक्रेट जो सिक्योरिटी एजेंट थे उनके द्वारा उनको मार दिया गया। ठीक है, उस लड़के को मार दिया गया। लेकिन बात ये आती है कि क्या भारत में भी ऐसा कभी हो चुका है क्या भारत के भी किसी ऐसे बड़े पॉलिटिकल लीडर को असैसिनेट किया जा चुका है क्या? तो सिंपल सा इसका आंसर होगा यस, हो चुका है। देखो हमारे यहाँ पर और अमेरिका में एक बेसिक सा डिफरेंस है, शायद आप लोगों को पता होगा। अमेरिका जो है ना, उसमें जो पावर होती है ना, वो सारी की सारी किस में होती है? प्रेसिडेंट में। तो अमेरिका के अंदर मैं कह सकता हूं कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म की गवर्नमेंट होती है, क्योंकि वहां पर सारी की सारी प्रेसिडेंट में पावर होती है। लेकिन अगर मैं इंडिया की इस कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, क्योंकि मुझे तो एग्जाम देना है तो मुझे वही समझना पड़ेगा। ठीक है, ये तो चलता रहता है दुनिया भर में। अब मैंने कहा कि इंडिया की तरफ से कैसे होगा, तो इंडिया में आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर एक प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, सिंपल से एक आर्टिकल है, कौन सा? हमारा आर्टिकल नंबर 52।
जो क्या कहता है, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और उसकी क्वालिफिकेशन और वो सब बात की बातें हैं, लेकिन होना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखना, इसी में एक आर्टिकल आता है आपका आर्टिकल 77, जो साफ साफ कहता है कि प्रेसिडेंट विल बी द नॉमिनल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जो आपका प्रेसिडेंट होगा ना, वो आपकी सरकार का नॉमिनल हेड होगा, नाम मात्र का हेड होगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअल पावर किस में रहती है, कौन होल्ड करता है, तो याद रखना प्राइम मिनिस्टर। बात समझ में आ रही है? तो जैसे देखो, अभी मैंने कहा कि हमने प्राइम मिनिस्टर को चुना, तो हमने डायरेक्ट इलेक्शन हुए थे, हमने इसके इलेक्शन को क्या कह देते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, जो आगे आएगा वो जीतेगा, अग्रता ही विजेता। ऐसे तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है हमारे यहाँ पर, तो कैसे होता है, जैसे लास्ट टाइम आप लास्ट टू लास्ट क्लैट के एग्जाम में पूछ लिया था कि बताओ प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरीके से होता है, तो सिंपल सा याद रखना, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल प्रोपोर्शनल सीक्रेट बैलेट सिस्टम। ये किसका होता है, तो ये होता है आपके इलेक्शन का तरीका, किसके इलेक्शन का, प्रेसिडेंट का, इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर पूछे पीएम का तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। लेकिन मैंने कहा कि हमारे यहाँ पर पावर किसके पास है, पीएम के पास। ऐसे ही जो अमेरिका में प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो वो ऐसे ही होता है, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पर पीएम का होता है। बात समझ में आ गई? तो इतना सिंपल सा याद रखना, ठीक है। वहां पे एक जो प्रेसिडेंट हो मैक्सिमम 2 बार ही बन सकता है, एक बंदा 2 बार ही प्रेसिडेंट बन सकता है मैक्सिमम। हमारे यहाँ पर क्या है, तो आर्टिकल 57, सिंपल से याद रखना, आर्टिकल नंबर 57, क्योंकि ये दोबारा से लड़ रहे हैं, इस बार जीत गए तो दोबारा नहीं लड़ सकते। लेकिन हमारी जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो कितनी भी बार बन सकती हैं। याद रखना, आर्टिकल 57 में साफ साफ लिखा है कि एक कैंडिडेट जो होता है वो कितनी भी बार इलेक्ट किया जा सकता है, किसकी पोस्ट पर, ऑन द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये 2-4 बातें इसमें हमें याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद जब ये दोबारा कभी न्यूज में आएगा, इसमें कुछ और डाटा निकल के आएगा, तो हम इसको फिर से एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है। ये वाली न्यूज आपने हर एक उसमें देखी होगी। अब बात कर लेते हैं भारत के कौन कौन से पीएम का असैसिनेशन हुआ है। तो सिंपल सा याद रखना, एक कौन थी, इंदिरा गांधी, ठीक है। इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था कब, 31 अक्टूबर 1984। क्यों हुआ था, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, बेसिकली इनके टाइम पर आपने एक ऑपरेशन सुना होगा, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ठीक है। ऑपरेशन ब्लू स्टार कहाँ पे हुआ था, पंजाब में, अमृतसर गोल्डन टेम्पल। वहाँ पे जितने भी सिख थे उनको मारा गया था। क्यों, क्योंकि वहाँ पर एक कह सकता हूँ कि खालिस्तानी प्रोटेस्टर होता है, खालिस्तानी लीडर होता है, जो खालिस्तान की डिमांड कर रहा था। पंजाब और इंडिया वाले पाकिस्तान को मिलाकर, सॉरी इंडिया और पाकिस्तान वाले पंजाब को मिलाकर वो क्या बनाना चाह रहा था, खालिस्तान, ठीक है। तो वो उसको मारने के चक्कर में हमारी इंडियन आर्मी एक ऑपरेशन करती है, ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो कि कब होता है, 1 से 10 जून 1984। और उसके अंदर बहुत सारे छोटे बड़े बच्चे, लेडीज, जेंट्स सब मारे जाते हैं। तो उसका बदला लेने के लिए इंदिरा गांधी के 2 बॉडीगार्ड होते हैं। उन 2 बॉडीगार्डों ने क्या किया, एक दिन इंदिरा गांधी को 31 अक्टूबर 1984 को क्या किया, जब वो घर से निकल रही थी तो उनके लगभग ऐसा कहते हैं 46 गोलियां उनको मारी जाती है और उनकी डेथ हो जाती है। फिर उसके बाद दूसरा कोई ऐसा पीएम जिसको असैसिनेट किया गया हो, तो याद रखना सेकंड नंबर पे कौन आते हैं, तो 2 ही हुए हैं। तो दूसरा याद रखना, राजीव गांधी, ठीक है। और राजीव गांधी का असैसिनेशन कब होता है, तो आप लोगों को मैं कई बार समझा चुका हूँ, लिट्टे वाली कहानी, ठीक है, ऑपरेशन पवन, कैक्टस, वो सब। तो इसके असैसिनेशन कब होता है राजीव गांधी का, तो याद रखना 21 मई 1991, क्योंकि उससे पहले 1987 में इन्होंने क्या किया था, एक ऑपरेशन किया था, किसमें, श्रीलंका। और उस ऑपरेशन का नाम क्या था, सिंपल याद रखना, ऑपरेशन पवन, ठीक है, जो वहां पर लिट्टे ग्रुप के लोगों को मारने के लिए किया गया था, उनको कम करने के लिए किया गया था। तो उसके बाद वही जो लिट्टे लोगों के लोग थे वो क्या करते हैं, राजीव गांधी का जब वो मद्रास में अपने इलेक्शंस का प्रमोशन करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए जाते हैं, तो उनका असैसिनेशन कर देते हैं, ठीक है। तो 2 पीएम ऐसे हुए जिनके साथ ऐसा हुआ है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि कितने ऐसे सीएम हुए। ध्यान रखना क्या पूछ रहा हूं मैं, सीएम, क्योंकि अगर ये गलती से पैसे जाता है तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कितने, लिमिटेड ही होंगे 2-4। तो आप मुझे ढूंढ के बताना कितने सीएम ऐसे हुए जिनका असैसिनेशन हुआ है भारत में। चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर 2 ही हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, 3 डाई ऑफ द एसफाइक्सेशन। देखो एक्चुअल में है क्या, इसको कह सकता हूं फाइक्सेशन। क्या होता है, देखो अगर मैं बेसिकली देखूं तो कई बार क्या होता है कि हम जब एक्टिविटी करते हैं ना, तो हमारी जो ब्रीथिंग होती है ना, जो हम सांस लेते हैं, वो कई बार क्या होता है, इरेगुलर हो जाता है। तो हमारे शरीर के अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती।
और जब प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती तो हमारे जो ब्रेन होते हैं, हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, जो टिश्यू होते हैं, उनके पास जब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती तो वो क्या हो जाते हैं, कोलैप्स कर जाते हैं, यानी कि खत्म हो जाते हैं। तो ये कुछ वही कंडीशन है जिसके अंदर आपके जो गुजरात है उसके अंदर कोयले की माइन है, इलीगल कोयला माइन है। देखो कभी भी कोल माइंस होती है ना, उसमें अगर साइंटिफिक तरीके से अगर आप काम करते हो तो आपकी डेथ नहीं होगी, आप प्रॉपर प्रोटोकॉल यूज करते हो। जैसे एग्जांपल ले लो अल्कोहल, शराब। आप क्यों सुनते हो कि देसी शराब, जहरीली शराब पीने से लोग मारे गए? क्यों? क्योंकि लोग अपने घरों में शराब बनाने की कोशिश करते हैं, लोकल फैक्ट्रीज में बनाने की कोशिश करते हैं, साइंटिफिक जो मेजरमेंट होते हैं उनको पूरा नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद वो शरीर के लिए नुकसानदायक होती है और वो लोग मर जाते हैं। लेकिन आप एक अच्छी क्वालिटी की, अच्छी ब्रांड की अगर वैल्यू की दारू पीते हो तो आपके कुछ नहीं होने वाला उससे, आप उसको एंजॉय करते हो। तो सेम इसी के साथ है, कोयले की खाने तो दुनिया भर में है, लेकिन कई बार क्या होता है, इलीगल माइनिंग जब करनी होती है तो अनसाइंटिफिक तरीकों से उसके अंदर माइनिंग होती है और वहां पे लोगों की डेथ हो जाती है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये वाली जो डेथ है, ये वाला जो डाटा है, यानी कि ये वाला जो इंसिडेंट है यहाँ पे इस साल में लगभग 10वीं बार, लगभग 6ठी बार हुआ है जिसमें 10 लोगों की जान जा चुकी है। तो एक बहुत बड़ा इश्यू बन चुका है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो सिंपल सा रीजन है भाई, इलीगल माइनिंग हो रही है। ये लोग क्या करते हैं, यहाँ से कोयला निकालते हैं और आसपास की जो लोकल एनर्जी सेक्टर की जो कंपनीज है उनको सप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सरकार का इतना ध्यान रहता नहीं है और उसके अंदर जो काम करने वाले लोग हैं वो बेचारे मारे जाते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब सिंपल सा याद रखना, देखो होता क्या है। तो एक सिंपल सी कंडीशन होती है, एक कंडीशन ऑफ द डेफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई टू द बॉडी ड्यू टू द एबनॉर्मल ब्रीथिंग, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, इट कैन लीड टू कोमा और डेथ, इससे आपकी डेथ भी हो सकती है, आप कोमा में भी जा सकते हो, ठीक है। ये कहां पर हो रहा था? गुजरात के सुरेंद्र नगर के अंदर का इंसिडेंट है, सिंपल सा याद रखना। अच्छा, ये मैंने अभी बताया 4th इंसिडेंट होता है, ठीक है। अब एक बात समझना, एक कंडीशन होती है कौन सी? एनोक्सिया। अनोक्सिया क्या होती है? जिसके अंदर आपकी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन लेवल है ना वो जीरो हो जाता है, और जब जीरो हो जाता है ना तो सारी बॉडी एक साथ कोलैप्स हो जाती है और आपके एकदम से क्या हो जाता है, ऑर्गन फेलियर से डेथ हो जाती है। एक कंडीशन होती है कौन सी? हाइपोक्सिया। अब हाइपोक्सिया में क्या होता है? तो हाइपोक्सिया में बेसिकली व्हेन ऑक्सीजन लेवल बिकम्स अलार्मिंगली लो, यानी कि लगभग पर लीटर ऑफ वाटर का कंटेंट देखा जाए तो 2 से 3 मिलीग्राम जब रह जाए बिल्कुल कम, तो हम उसे क्या कह देते हैं? हाइपोक्सिया। जब जीरो हो जाए तो अनोक्सिया, ठीक है। और जब बिल्कुल कम हो जाए तो ये वाली कंडीशन बन जाती है जिसके अंदर अभी लोगों की क्या हो गई? डेथ हो गई। बात समझ में आ रही है? तो 3 यहाँ पे साइंटिफिक टर्म है, इनको याद रखना। अब आ जाते हैं इनको जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि देखो जो माइनिंग होती है ना, बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि हमारा कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो इन माइनिंग में बच्चों को काम करने से रोकता है। तो कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? सिंपल सा याद रखना, आर्टिकल नंबर 24 क्या कहता है? बैन ऑन द चाइल्ड लेबर। और चाइल्ड लेबर में कौन से लेबर पे बैन करवाता है? जिसमें हजार्डियस कंडीशंस में उनसे काम करवाया जाए। और जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय तो माइनिंग वगैरह ही तो हुआ करती थी, तो उसमें 0 से लेकर 14 ईयर तक के बच्चों को, यानी कि 14 ईयर से बिलो एज के बच्चों को अगर आप काम करवाते हो तो आप क्या कर रहे हो? उसका फंडामेंटल राइट छीन रहे हो। ये किस में आएगा? एक्सप्लॉयटेशन वाले फंडामेंटल राइट में इंक्लूड कर लिया जाएगा, ठीक है। और समझ में आ रही है? और अगर आपसे पूछता है कौन सा ऐसा पहला स्टेट था, मैंने शायद कुछ दिन पहले पढ़ाया भी था, मैं अब फिर आपसे पूछ लेता हूं, कौन सा ऐसा पहला स्टेट बना है जिसने अपने यहाँ पर जो बच्चे हैं, जो चाइल्ड लेबर है, उसको अपने माइनिंग एरियाज में क्या कर दिया है? कंप्लीटली जीरो कर दिया है। कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या झारखंड, 4 मैंने ऑप्शन दिए हैं, मैंने कुछ दिन पहले पढ़ाया था। राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो सिंपल सी न्यूज थी, इसको पढ़ के हम आगे निकल जाते हैं। नेक्स्ट कौन सा? द प्रॉब्लम विद द कर्नाटका गिग वर्कर्स बिल। देखो आपने गिग वर्कर्स का नाम सुना होगा बहुत बार। क्या होते हैं गिग वर्कर्स? तो देखो ये बेसिकली कह सकता हूँ जेन जी जो जनरेशन है ना, उनके लोगों को मैं कह सकता हूँ गिग वर्कर्स। कैसे? जैसे मान लो सुबह उठे और इनको लगा कि आज काम नहीं करना, तो कम नहीं किया। इनको लगा कि यार आज थोड़ा पैसा कमा लेते हैं, तो मोबाइल ऑन किया, रैपिडो में, ओला में गाड़ी चलाई, 200-400 रुपए कमाए, खाना पीना खाया, सो गए। तो ऐसा काम, ये जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ध्यान रखना, ऐसा काम जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे चलता हो, जिसमें आपकी जॉब जो है ना वो परमानेंट नहीं होती है, तो उसे हम क्या कह देते हैं? गिग वर्कर कह देते हैं। अब एक बात समझना, क्या गिग वर्कर्स कोई इंश्योरेंस नहीं होना चाहिए? क्या कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होना चाहिए? आपने देखा होगा ब्लिंकिट, है ना। ब्लिंकिट में क्या होता है? जैसे कि आपने ब्लिंक किया, आपके पास सामान आ गया, मतलब 10 मिनट के अंदर डिलीवरी। अब सोचो वो बंदा 10 मिनट में आपके घर डिलीवरी कर रहा है और कहीं एक्सीडेंट में, रोड एक्सीडेंट में कुछ हो जाता है, उसको कुछ नुकसान हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो उसके घर वाले तो उसी पे डिपेंडेंट है मान लो, तो फिर उसका इंश्योरेंस का क्या होगा?
बाकी आपने देखा होगा जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, अगर आप उसमें काम करते हो तो आपका प्रॉपर क्या कटता है, पीएफ कटता है, ठीक है। प्रॉपर आपको क्या मिलता है, इंश्योरेंस मिलता है, ठीक है। प्रॉपर आपको 14 डेज पहले, एटलीस्ट 14 डेज, यानी कम से कम 14 डेज होंगे, वरना एक मंथ का तुम्हें क्या होता है, नोटिस पीरियड मिलता है कि भाई हम तुम्हें हटा रहे हैं, ताकि उस पीरियड में वो बंदा अपनी जॉब ढूंढ सके, जॉब क्राइसिस ना हो उसको। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं होता है। इनको क्या करते हैं, तुरंत कह देते हैं आज से काम पे नहीं आना, देख लो कोई दूसरा, तो इनको जॉब नहीं मिलती है, ठीक है। आपने देखा होगा कि आजकल ये वो चलता है कि सरकार 4-4 महीनों तक, या कंपनियां 4-4 महीनों तो पैसा नहीं देती। अब एक बात बताओ, ये जो जोमेटो रैपिडो में काम करते हैं, इनके 2-2 हफ्ते तक पैसे नहीं आते। अब ये बंदा उसी पे डिपेंडेंट है, पूरी फैमिली उस पर डिपेंडेंट है, और इस बंदे के पैसे नहीं आ रहे महीने तक, तो वो कैसे जी पाएगा। तो गिग वर्कर्स में जो जितने भी ये लूप होल्स है ना, जो इनकी सिक्योरिटी, इनकी लाइफ इंश्योरेंस, इनका हेल्थ इंश्योरेंस, उसको लेकर, ठीक है, काम की कोई छुट्टी नहीं है। वैसे अगर आप ऑफिस में काम करते हो तो दिवाली छुट्टी, होली छुट्टी, ये छुट्टी, वो छुट्टी, दुनिया भर की छुट्टियां हैं, आराम से मजे करते हो, लेकिन इनके लिए तो वैसा भी नहीं है। तो बेसिकली गिग वर्कर्स के लिए इतनी प्रॉब्लम्स है ना, और हमारा ये जो सेक्टर है ना, वो इतना आगे बढ़ चुका है गिग वर्कर्स का, कि आप देखोगे कि हमारे यहाँ पर इन गिग वर्कर्स का अगर डाटा देखोगे तो 15 मिलियन फ्रीलांस वर्कर्स हैं सारे सेक्टर्स में मिला के, ठीक है। और इसके अंदर 90 मिलियन जॉब हो सकती हैं गिग इकोनॉमी में नियर फ्यूचर। आप सोच सकते हो कि भारत में आने वाले टाइम पर, अच्छा ऐसा नहीं है गिग वर्कर सिर्फ रैपिडो जोमेटो वाले ही हैं, कोई भी ऐसा बंदा जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करता है, अगर कोई टीचर भी है और वो सिर्फ 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए पढ़ा के जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, तो वो भी गिग वर्कर ही काउंट किया जाएगा। समझ में आ रही है बात। वो वर्कर जिसके जो सोशल जो सिक्योरिटी कोड होते हैं ना, वो नहीं मिले होते हैं, जो एक एम्प्लॉय को मिलना चाहिए। जैसे आपने सुना होगा यूके है ना, यूनाइटेड किंगडम, वहाँ पे जो गिग वर्कर्स है ना, जो ओला उबर में काम करते हैं, जैसे वहाँ उबर चलती है, तो उबर में जो लोग काम करते हैं उन लोगों को क्या दिया जाता है, बेसिकली लेबर लॉज में इंक्लूड किया जाता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, इन लोगों को लेबर लॉज में इंक्लूड नहीं किया जाता, तो इनको छुट्टियाँ, इनको हेल्थ इंश्योरेंस, इनको पीएफ, ये कुछ नहीं मिलता। लेकिन ये मिलना चाहिए, और जब मिलना चाहिए तभी तो ये लोग इसमें अच्छे से काम कर पाएंगे। और ये एक बढ़ती हुई इकोनॉमी भी है, लोगों के पास इनकम का सोर्स भी तो है, और इससे लोगों के काम भी तो हो रहे हैं। तुम घर बैठे बैठे खाना भी तो मंगवा रहे हो, तो तुम अगर 20 रुपए खर्च कर सकते हो, तो वो बंदा 20 रुपए कमा रहा है तुम्हारे से, तो इकोनॉमी तो चल रही है ना देश की। अब बात ये आती है कि फिर सरकार ही क्यों करे, ये खुद क्यों नहीं कर लेते। तो सिंपल सा याद रखना, ये खुद नहीं करते। आपने देखा होगा जोमेटो के ऊपर कुछ ऑर्डर करते हो तो नीचे लिखा आता है टिप दे दो इसको, है ना, लिखा रहता है ना कि कितनी टिप देना चाहते हो, तो वो भी तुम ही दे रहे हो, तो उस बंदे को मिल रहा है, आगे से कंपनी से उसे नहीं मिल रहा। पीएफ में क्या होता है, आधा पैसा मेरा कटता है, जैसे मान लो 1500 रुपए कटा, तो 1500 कंपनी भरेगी, और जब मैं यहां से छोड़ दूंगा, जब मेरे पास कभी क्राइसिस आ जाएगा जॉब का, तो 2, 4, 5, 10 साल जितने साल मैंने जॉब किया, मेरा पैसा इकट्ठा हो गया, डबल जो कट रहा था उससे, और उससे मेरा काम चल जाएगा, और मेरी जो सिक्योरिटी वो बनी रहेगी, मैं कहीं जॉब ढूंढ लूंगा। लेकिन ये भी उनके साथ नहीं होता है। इन सभी कंडीशंस को देखते हुए, समझ में आ रही है ना बात, इन सभी लूप होल्स को देखते हुए भारत का पहला ऐसा स्टेट बना था, कौन सा, आपका राजस्थान, जिसने बेसिकली क्या किया था, आपके राजस्थान ने पहली बार 2023 में गिग वर्कर्स का एक्ट लेकर आया, और जिसमें कह दिया कि उनके राइट्स की बात की जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो अगर पूछे पहला स्टेट कौन सा बना था, तो आपका राजस्थान। अगर पूछे दूसरा स्टेट कौन सा बना है, तो दूसरा आपका कौन सा बन गया है, कर्नाटका। कौन सा, कर्नाटका, ठीक है। अभी बिल है, ये एक्ट बन जाएगा, राजस्थान में एक्ट पास हो चुका है। बात समझ में आ रही है। तो याद रखना, अकॉर्डिंग टू द कोड ऑन द सोशल सिक्योरिटी 2020 में जो पास हुए थे, किसको गिग वर्कर कहोगे, ए गिग वर्कर इज ए पर्सन हु परफॉर्म वर्क और पार्टिसिपेट इन वर्क अरेंजमेंट्स एंड अर्न फ्रॉम द सच एक्टिविटीज आउटसाइड ऑफ द ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। ठीक है, वो क्या करता है, आउटसाइड सोर्स से क्या करता है, इनकम कमाता है, जैसा अभी मैंने समझाया। ठीक है, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर होते हैं, टेम्परेरी वर्कर होते हैं। हमारी जो इकोनॉमी है, इसमें लगभग 2029-30 तक 2.35 करोड़ वर्कर्स इसमें इंक्लूड कर लिए जाएंगे। ये तो हो गए बेसिक से डाटा। अब अगर मैं एग्जाम के पॉइंट की बात करूं, आपसे पूछेगा पहला स्टेट, तो आप सिंपल सा आंसर कर दोगे सर राजस्थान। आपसे पूछेगा दूसरा स्टेट, तो आप सिंपल आंसर कर दोगे सर कर्नाटका। कौन देगा इनको ये एम्प्लॉयमेंट, तो याद रखना, हमारे यहाँ पर एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 41, किसका पार्ट है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। जब भी स्टेट कोई पॉलिसी बनाएगा तो इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखेगा। उसका आर्टिकल आता है 41, जिसमें लिखा हुआ है राइट टू वर्क, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू हेल्थ। ठीक है, ये सब कौन देगा, स्टेट देगा, और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको काम मिले। बात समझ में आ रही है। ऐसे तुमने पढ़ा होगा कौन सा होता है, आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 क्या करता है, स्टेट विल प्रोवाइड लिविंग वेज।
कम से कम जीने लायक खाना प्रोवाइड कराए। जैसे इसी के अंदर आता है आर्टिकल 43 के ए में क्या लिखा हुआ है, तो आप जो स्टेट विल प्रमोट द इंडस्ट्रीज, स्टेट किसको प्रमोट करेगा, इंडस्ट्रीज को, ठीक है, एमएसएमई इंडस्ट्री, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, ठीक है। इसी का आता है आर्टिकल नंबर 43 का बी, जिसमें साफ साफ लिखा है स्टेट विल प्रमोट द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, किसको प्रमोट करेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, ठीक है। तो ये कुछ आर्टिकल्स हमें ध्यान होने चाहिए, बात समझ में आ रही है। और गिग वर्कर्स के बारे में आपने समझा कि कैसे कैसे वो काम करते हैं, तो सिंपल से 2-4 बातें याद रखना, ठीक है। और इनकी इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए हमें इनके कामों को या इनके राइट्स को ध्यान रखना चाहिए। 85% ऑफ द गिग वर्कर्स वर्क फॉर मोर देन 8 आवर्स स्टडी, ये भी एक स्टडी है कि 8 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे भी देखे हैं, ठीक है, वो दिन में पढ़ते हैं, शाम को गिग वर्कर की तरह ओला रैपिडो में काम भी करते हैं, ठीक है, वो कमाते भी हैं, वो पढ़ते भी हैं। तो गिग इकोनॉमी बहुत बेनिफिशियल है। कोई फाइनेंशियली पुअर है लेकिन पढ़ना चाहता है, उसके लिए बहुत अच्छा है। सुबह से हम 2-2 घंटे काम कर लिया, दिन में पढ़ लिया, रात को काम कर लिया, सुबह पढ़ लिया, ठीक है। तो ये अच्छा है, लेकिन उनके लिए अच्छा नहीं है जो काम कर रहे हैं उसमें ना। तो उनके लिए सोशल जो कोड्स हैं उनको मिलना चाहिए, उसके लिए सरकार को कुछ एफर्ट लगाने चाहिए, ठीक है। और अगर हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी कुछ करती है तो हम देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है, WHO लॉन्चेस ऑनलाइन मेडिकल डिवाइस प्लेटफॉर्म। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आपसे पूछे कब बना था WHO, तो सिंपल सा याद रखना 7 अप्रैल 1948, ठीक है। WHO ने, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो याद रखना जेनेवा स्विट्जरलैंड, शायद सभी को याद हो चुका होगा अब तक, ठीक है। अब मैंने कहा कि इसने क्या किया, एक बेसिकली क्या किया है, एक मेडिकल डिवाइस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसमें आपके दुनिया भर में लगभग 2301 टाइप के मेडिकल डिवाइस यूज किए जाते हैं, सर्जरीज को मिलाकर। तो जितनी सर्जरी की जाती है ना, उसके अंदर हर टाइप के डिजीज के अंदर ना, हार्ट की, किडनी की, लीवर की, जो भी है बॉडी में, उसके लिए 2301 है ना, 2301 टाइप के क्या है, डिवाइसेस हैं। और उन सारे डिवाइसेस की नॉलेज, इंफॉर्मेशन, डाटा सारा एक जगह उसमें अपलोड कर दिया जाएगा, जिससे क्या होगा, उसकी अवेलेबिलिटी, उसकी अफोर्डेबिलिटी, उसकी एक्सेसिबिलिटी और उसके बारे में नॉलेज होना सभी के लिए इजी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये किसने किया, WHO ने। तो बहुत अच्छा स्टेप है, मैं इसको कह सकता हूँ। थोड़ा सा इसका डाटा पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ग्लोबल ओपन एक्सेस रहेगा, सभी के लिए अवेलेबल रहेगा। रिप्लेस्ड पेपर बेस्ड लिटरेचर को इसने खत्म कर दिया, जो पेपर पे डाटा पहुंचता था लोगों के पास कि इस बीमारी में ये वेपन यूज करो, इस बीमारी में ये वेपन नहीं, डिवाइस यूज करो, ठीक है। ऑल्सो हेल्प्स नेमिंग मेडिकल डिवाइस सिंपलर, ठीक है। यूरोपियन मेडिकल डिवाइस नोमेनक्लेचर और आपका जो ग्लोबल मेडिकल डिवाइस नोमेनक्लेचर है, दोनों ने मिलकर बनाया है। ये यूरोपियन कंट्रीज में काम करता है, ये आपके UK, USA इन सब में काम करता है, ठीक है। उसके बाद कितने हैं तो याद रखना, डाटा बेसिक्स का, ठीक है। और उसके बाद अगर देखें इंडिया क्या कर रहा है, तो इंडिया क्या कर रहा है वो आप इस इमेज से समझ जाओगे क्यों आपको पढ़ना है। नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी 2023, ठीक है। और आपके सामने दिख रहे हैं कौन, मोदी जी। इसमें क्या था, हम नेशनल डिवाइस पॉलिसी लेकर आए थे। पूरे इंडिया में जितनी सर्जरीज की जाती हैं उसमें जो जो मेडिकल के जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं वो सारे हमने क्या कर दिए थे, एक साथ एक जगह पे लॉन्च कर दिया, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग इंडियाज मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, क्या बेनिफिट थे, फैसिलिटेट एंड ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ द मेडिकल डिवाइसेज सेक्टर टू मीट पब्लिक हेल्थ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी, क्वालिटी एंड द इनोवेशन, build an enabling ecosystem for the manufacturing, create robust and the streamlined regulatory framework, provide support in the training and the capacity building programs and skilled resources in line with the industry। समझ चुके होगे, बस याद रखना आया कब था, 2023। अब कौन लेकर आया, WHO, किसके लिए, वर्ल्ड के लिए, ठीक है, ताकि जो मेडिकल जो डिवाइस है उसकी एक्सेसिबिलिटी को ईजी किया जा सके। समझ गए, तो सिंपल सा पढ़ लेना इसको, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है, सेंट्रल एशिया स्टेट्स होल्ड फर्स्ट वार गेम्स विदाउट रशिया और चाइना। अभी क्या हो रहा है, देखो एक एक्सरसाइज है सिंपल सा, याद रखना क्या नाम उसका, बर्लस्टिक 2024। कहाँ पर हो रही है इस बार, तो हो रही है आपके कहाँ पर, कजाकिस्तान में, ठीक है। अब इसमें अजरबैजान है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ठीक है। सॉरी, तुर्कमेनिस्तान इस बार नहीं है, रशिया भी नहीं है इस बार। तो क्यों नहीं है रशिया, तो सिंपल याद रखना इन्होंने रशिया को क्यों आउट कर दिया, क्योंकि रशिया यूक्रेन की क्या चल रही है, लड़ाई। तो यूक्रेन के चक्कर में इसको क्या कर दिया गया, वहाँ से आउट कर दिया गया। सिंपल सा वन लाइनर में पढ़ लेना इसको, कहाँ पर हो रही है, तो कजाकिस्तान में हो रही है, ठीक है। आपके साइंस एंड टेक में ऐड कर लेना इसको। नेक्स्ट, इंडियन एयरफोर्स कॉन्टीजेंट लैंड्स इन ऑस्ट्रेलिया टू पार्टिसिपेट इन द एक्स पिच ब्लैक 2024। आपसे पूछेगा एक्सरसाइज पिच ब्लैक कहाँ हो रही है, तो ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, ठीक है। और हम उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या कैसे पढ़ोगे, रिसेंटली एक्सरसाइज पिच ब्लैक हुई थी किस किस के बीच में, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। एक्सरसाइज पिच ब्लैक, ठीक है। सिंपल वन लाइनर में पढ़ के छोड़ देना। नेक्स्ट कौन सा है,
नेपाल, देखो नेपाल क्यों इम्पोर्टेंट हो गया। आपने देखा कि कल क्या हुआ, नेपाल के अंदर जो सरकार थी वो गिर गई एक वोट से, ठीक है। और जैसे सरकार गिरी तो जो ओपी शर्मा ओली हैं वो दोबारा से क्या बना दिए गए, पीएम बना दिए गए। तो बार बार वहाँ पे सरकार गिर रही है, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रॉन्ग नहीं है। अभी तो बना था कुछ 5-10-12 साल पहले, और उसके बाद में कम से कम विन कहूँ तो 10 से प्लस बार में सरकार गिर चुकी है, वहाँ पे चेंज हो चुकी है। क्या है उसका रीज़न? तो उसका रीज़न ये है कि वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रॉन्ग नहीं है। हमारे यहाँ पर इतने रूल्स क्यों फॉलो होते हैं? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, 75+ ईयर से चला आ रहा है। हमारे दिमाग में बातें बस चुकी हैं कि मैं ऐसा करूंगा तो मेरे साथ ऐसा कर देगी कोर्ट, मैं ऐसा करूंगा तो मेरे साथ सरकार ऐसा कर देगी। मेरे दिमाग में बात छप चुकी है, तो मैं बुरा नहीं करता, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया जा रहा है। बात समझ में आ रही है ना? लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, वहाँ पे बार बार सरकार गिरती रहती है। तो अब दोबारा से सरकार बन गई तो न्यूज़ में आ गया, और कुछ नहीं है इसका आने का, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखना, अभी पूछ लेगा कि नए पीएम बने हैं नेपाल के, कौन बने हैं। और आपको पता है कि हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं ना, बचपन MBA जो आप पढ़ते हो, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, इनके पीएम, प्रेसिडेंट, करेंसी, कैपिटल एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि आप जिस घर में रहते हो उसके पड़ोसियों के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। और कुछ पड़ोसी आपके बदमाश भी होते हैं, जैसे पाकिस्तान हमारा बदमाश है, चाइना हमारा बदमाश है। तो उनसे बचने के लिए हमें कुछ पॉलिसीज़ भी लानी पड़ती हैं, आर्मी के लिए कुछ करना पड़ता है, डिफेंस वेपन बनाने पड़ते हैं कि कल कोई अटैक कर दे तो क्या करेंगे। तो इतनी सब चीज़ें जब पढ़ते हो तो यही तुम्हारा जीके बन जाता है बेसिकली। बात समझ में आ रही है ना? तो इनके बारे में थोड़ी सी नॉलेज आपको होनी चाहिए। जैसे हमने कुछ दिन पहले चिकन स्नैक पढ़ा था, भूटान को अपनी तरफ करने के लिए, बांग्लादेश को अपनी तरफ करना चाहते हैं, मालदीव को कर रहे थे, वो भाग गया चाइना के पास, है ना। तो ये जो अपने आसपास की जो हमारे रिलेशंस चल रहे हैं पड़ोसियों से, आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो हम थोड़ा सा नेपाल को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आज हमारी किस्मत में नेपाल पहुंचा है, ठीक है। जब जब जो आता है हम पढ़ लेते हैं उसको। तो देखो सिंपल सा, जितना हो सके डाटा याद रखना। ये है नेपाल। नेपाल से कौन कौन से स्टेट बाउंड्री लगाते हैं? तो सिंपल देखो, एक तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उसके बाद आपका वेस्ट बंगाल और आपका सिक्किम। ये किससे बाउंड्री लगाते हैं? नेपाल से। कितने? 1 2 3 4 और 5। ऊपर कौन है? चाइना, तिब्बत जो भी है, ठीक है। अब एक बात समझना, और क्या क्या रिलेशंस हैं। तो इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप कब हुई थी? 1950। सिंपल याद रखना। एक एक्सरसाइज होती है कौन सी? सूर्य किरण। किसके साथ में? तो याद रखना हमारी नेपाल के साथ। लास्ट टाइम कहाँ पर हुई थी? पिथौरागढ़, जो कि कहाँ पे है आपका? उत्तराखंड में है, वहाँ पे ये एक्सरसाइज हुई थी, ठीक है। तो हमारी नेपाल से कौन सी होती है? सूर्य किरण। इसको ऐसे भी याद रखना, जैसे अभी हमने 2 एक्सरसाइज पढ़ी थी, ठीक है। उसके बाद इंडिया नेपाल कल्चरल फेस्टिवल लुम्बिनी में होता है दिसंबर 2023 में। क्यों? क्योंकि नेपाल का जो लुम्बिनी है, आप जानते हो कि भगवान बुद्ध, जानते हो ना, गौतम बुद्ध जो थे, ठीक है, लुम्बिनी नेपाल, ठीक है। तो उनसे लिंक कर रहा पूरा का पूरा। अब मैं इसमें गौतम बुद्ध नहीं पढ़ाने वाला हूँ, बहुत बड़ा चैप्टर होता है, ठीक है। तो सिंपल से याद रखना, हमने क्या किया उनके साथ? कल्चरल फेस्टिवल भी स्टार्ट किया गौतम बुद्ध, ठीक है। उसके बाद कौन सा है? कोशी एग्रीमेंट 1954, ठीक है। कोसी रिवर जिसको हम क्या कहते हैं? सोर ऑफ बिहार, क्योंकि पहाड़ों से आती है, पता नहीं चलता किस तरफ से आएगी, तो हम डैम भी नहीं बना सकते, तो हमेशा बाढ़ आ जाती है। तो सोर ऑफ बिहार, सोर ऑफ आसाम किसे कहते हैं? तो ब्रह्मपुत्रा को। सोर ऑफ उड़ीसा, तो उसको कहते हैं महानदी को। शायद हम पढ़ चुके हैं रिवर्स के बारे में कुछ दिन पहले। तो उसके बाद है गंडक एग्रीमेंट। गंडक किसको कहते हैं? तो जो आपकी बेसिकली जो सरयू रिवर है ना, उसी को क्या कहते हैं? गंडक रिवर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कौन सा? महाकाली ट्रीटी। महाकाली एक रिवर है, उसके ऊपर भी हमने एक ट्रीटी कर रखी है 1996, ठीक है। उसके बाद है बाउंड्री डिस्प्यूट। कौन सा है? तो आपने देखा होगा काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख, ठीक है। इसके अंदर हमारा डिस्प्यूट रहता है, जो कि वेस्टर्न नेपाल के अंदर है। तो आपने देखा होगा आज से 2-3 साल पहले जो नेपाल था उसने क्या किया था? एक मैप लॉन्च किया था, जिसमें उसने अपना रीजन बता दिया था, पिथौरागढ़ और ये सब वाला रीजन, जबकि है किसका? हमारा रीजन है, ठीक है। तो ये भी न्यूज़ में बना रहता है। उसके बाद है गोरखा। गोरखा क्यों न्यूज़ में है? तो देखो हमारी जो गोरखा रेजिमेंट है ना, इंडियन आर्मी की बहुत ही पावरफुल रेजिमेंट है। क्यों? क्योंकि जो गोरखा लोग होते हैं ना, पहाड़ों पर रहते हैं, नेपाली लोग हैं, और इनकी जो टांगे होती है ना, वो कुछ यूँ होती हैं धनुष के जैसे स्टाइल में। तो जब पहाड़ी पर आप चढ़ोगे तो हमारी आर्मी में सबसे ज़्यादा पावरफुल हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के मिल जाएंगे आपको जवान। लेकिन ये पहाड़ों पे चढ़ने में सक्सेस नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि इनकी टांगे थोड़ी लंबी होती है, हाइट लंबी होती है। तो नेपाल वाले लोग क्या होते हैं, इनकी हाइट छोटी होती है, लेकिन इनके पहाड़ों में रहते हैं बचपन से, हमेशा से पहाड़ों में रहते हैं, तो इनके जीन ऐसे हो चुके हैं, इनके पैरों का स्ट्रक्चर को थोड़ा धनुष के आकार जैसा हो गया है, तो इनको पहाड़ों पर चढ़ने में ईजी होती है, ठीक है। तो होता क्या है कि हम इनको रिक्रूट कर लेते हैं ताकि उस वाले रीजन को चाइना से हम प्रोटेक्ट कर सके। तो हमारी इंडियन आर्मी में रिक्रूटमेंट कर लेते हो। तो एक गोरखा रेजिमेंट भी बनी हुई है, आप जानते होंगे, काफ़ी बहादुर रेजिमेंट भी है, काफ़ी बार लड़ाइयों में हेल्प भी की हमारी। लेकिन अभी क्या हुआ, जब से अग्निवीर आई है, तो अग्निवीर में 4 साल के लिए कर दिया, 4 साल बाद ये क्या करेंगे? तो इन्होंने क्या किया, हमारी इंडियन आर्मी में पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया। तो अभी ये न्यूज़ थी कि गोरखा किसको ज्वाइन करने वाले हैं? चाइना को, चाइनीज़ मिलिट्री।
और अगर गोरखा चाइनीज मिलिट्री को ज्वाइन करते हैं तो फिर हमारे इंडियन आर्मी को बचाना उस रीजन में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम इनको इसलिए रखते थे कि उस पहाड़ी इलाके में हम उनसे लड़ सकें इनकी हेल्प से, क्योंकि ये पहाड़ों पर चढ़ने में बहुत ईजी सक्सेस हो जाते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी स्ट्रक्चर ऐसी बनी होती है। हरियाणा के किसी जवान को अच्छे लंबे तगड़े जवान को लेकर जाओगे, वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा वहाँ पे, क्योंकि उसकी स्ट्रक्चर वैसी नहीं है जो वहाँ पे काम दे सके। समझ गए ना? तो हमारे लिए गोरखा रेजिमेंट बहुत जरूरी है, लेकिन ये न्यूज़ में बनी रहती है। क्यों? क्योंकि चाइनीज आर्मी में जाना चाहते हैं और अगर चले गए तो कहीं ना कहीं हमें नुकसान है। तो हमें थोड़ा सा अग्निवीर को भी देखना चाहिए। अग्निवीर के बारे में आप सब कुछ जानते हो, काफी दिन से पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट, ऑन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सीबीआई। देखो बहुत ही अच्छा आर्टिकल, आप पढ़ोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार वो बहुत अच्छी बात लिखी है इसने। देखो, इज द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एन इंडिपेंडेंट एजेंसी और डज इट कम अंडर द कंट्रोल ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट? क्या जो आपकी सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, क्या एक इंडिपेंडेंट बॉडी है? क्या ये तुम्हारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करती है या उसके हाथ की कठपुतली है? या कई बार तो लोग कह देते हैं कि पिंजरे के अंदर बंद जो तोता होता है ना, ये वो तोता है सीबीआई। और इसके एग्जाम्पल हजारों हैं, है भी ऐसा ही। बेसिकली क्या हुआ, देखो सीबीआई बनाई कब गई थी, थोड़ा सा डाटा याद रखना। सीबीआई बनी थी कब? 1963 में, ठीक है। कब फॉर्मेशन हुई थी सीबीआई की? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 1963। आपसे पूछेगा किस एक्ट के अंडर हुई थी, तो याद रखना दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, ठीक है, DPSE। इस एक्ट से, जो कि 1946 में आया था, इससे क्या बना था? सीबीआई बना था। सिंपल डाटा याद रखना, ठीक है। अब एक बात समझना, कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पे? तो संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन पे। जो सीबीआई का डायरेक्टर होता है उसका टेन्योर कितना होता है? 2 साल। लेकिन बाद में हमने 2021 में चेंज कर दिया और कह दिया कि इसको कितना बढ़ाया जा सकता है? 2+3 यानी कि 5 साल किया जा सकता है। तो आज के दिन अगर टेन्योर पूछे तो कितना हो सकता है सीबीआई के डायरेक्टर का? तो 5 साल, सिंपल याद रखना, ठीक है। अब बात ये आती, करता क्या है? तो पहले क्या करता था यार, ये जो फ्रॉड होते थे ना, इन सब के केस हैंडल करता था। आजकल मर्डर के सब केस हैंडल कर लेता है। करता किसके अंडर काम है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर। किसकी वो जो मिनिस्ट्री में किसके आता है? तो डायरेक्टली पीएमओ ऑफ इंडिया के अंडर काम करता है। अब सोचो, पीएमओ ऑफ इंडिया के अंडर काम कर रहा है, किसी भी देश, किसी भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर को उठा के तुम जेल में डाल दे रहे हो, तो लोग तो यही कहेंगे ना कि एक तो तोता बन गया है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को कल जब जमानत दी, इंटरिम बेल दी, तो उसने यही तो कहा कि भाई उसके ऊपर अगर क्रिमिनल केस है तो उसको रिजोल्व करो। इतने दिन से, वो 90 दिन से ज्यादा से जेल में है और तुम कुछ प्रूफ कर नहीं पा रहे हो, तो ये तो मिसयूज ही कर रहे हो ना तुम। तो सीधा सीधा ये आर्टिकल भी यही कह रहा है कि भाई ये इंडिपेंडेंट बॉडी है या किसी के हाथ की कठपुतली है जो इसको नचाई जा रहा है। तो हमें तुम्हें समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश की बात है। कल को तुम्हारे साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है ना? कल को आप इस लेवल पर पहुंच जाओ, आपके साथ गलत, सरकार गलत इसका यूज करे, कल को पुलिस आपके साथ गलत यूज करे, तो राइट्स तो पता होनी चाहिए ना। तो बेसिकली सीबीआई के बारे में बेसिक सा डाटा याद रखना, बनी कब थी, कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पे, ठीक है। थोड़ा सा डाटा एटलीस्ट याद रखना, और इस आर्टिकल को थोड़ा सा मेरे कहने से पढ़ लेना। काफी अच्छा आर्टिकल है, हालांकि मैंने इसमें समझा दिया है जो भी इसमें था, ठीक है। बंगाल के अंदर इसका केस चल रहा था, अभी हमने पढ़ा भी था कि वहां पे बार बार रेड डल रही थी, लेकिन उससे कुछ रिजल्ट आ नहीं रहा था, लेकिन फिर भी हो रहा था। तो ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बस उसी की बात कर रहा है। बात समझ में आ रही है? उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर, क्योंकि बार बार न्यूज़ में आएगा तो हम इसको फिर पढ़ लेंगे। नेक्स्ट कौन सा है? कर्नाटका टू रिलीज 8000 क्यूसेक्स ऑफ द कावेरी वाटर डेली टू तमिलनाडु। देखो ये जो डिस्प्यूट है ना, ये डिस्प्यूट आपने देखा होगा पता नहीं कब से चला आ रहा है। इस डिस्प्यूट को जितना पढ़ो उतना कम है। सबसे पहले मद्रास और आपकी जो मैसूर है, ठीक है, इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट हुआ था। कब? आपके 1924 में, ठीक है, मैसूर और मद्रास के बीच में। अंग्रेजों ने रिजोल्व कर दिया, बोले ठीक है रिजोल्व कर देते। कैसे? तो देखो एक रिवर है जिसका नाम है कावेरी। ये रिवर बेसिकली 4 स्टेट से फ्लो करती है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और लास्ट में एक आपका यूटी पुडुचेरी। और जब ये रिवर फ्लो करती है तो जो पानी होता है ना, उसका पानी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। कल को आप कहोगे इंडस वाटर ट्रीटी में जितनी भी 6 नदियां हैं सारा पानी भारत में रोक लो, तो पाकिस्तान वाले प्यासे नहीं मर जाएंगे? ऐसा भी नहीं कर सकते आप। नेचुरल रिसोर्सेज पे किसी का हक नहीं होता है, ध्यान रखना। वो आप शेयर कर सकते हो लेकिन हक किसी का नहीं है। तो कहा गया 1924 में कि दोनों के बीच में आधा आधा बांट देते हैं, और ये एग्रीमेंट होता है कितने साल के लिए? 50 साल के लिए। 50 साल पूरे हो गए 1974 में। जैसे 50 साल पूरे हुए तो जो आपका जो कर्नाटक है उसने कहा कि जो मेरा बेंगलोर है ना, वहां पे बारिश बहुत कम होती है, वो रेन शैडो जोन में आता है, तो एक काम करता हूं मैं पानी को उधर डाइवर्ट कर देता हूं। उसने नहरें बनाना शुरू कर दी, पानी इधर उधर कर दिया।
अब जो आगे वाले स्टेट थे वहाँ पानी नहीं पहुंचा, जब पानी नहीं पहुंचा तो वो दुखी हो गए, वो चले गए सुप्रीम कोर्ट। फिर दोबारा से 1990 में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिपार्टमेंट बनाया, कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, और इसको कह दिया कि भाई तू डिस्प्यूट को क्या करेगा, रिजोल्व करेगा। उसने कहा ठीक है। उसके बाद 2007 में सुप्रीम कोर्ट का फिर डिसीजन आया, ठीक है, इनका एक डाटा आया और सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया इस रिवर को, कावेरी रिवर को, एज द नेशनल एसेट। अब कह दिया नेशनल एसेट में काउंट होगी। अब कह दिया इस रिवर पे बराबर पानी बांटा जाए। 2007 में डिवीजन हुआ कि कर्नाटक, तमिलनाडु और आपका जो केरल है और जो आपका लास्ट में पुडुचेरी, ये बराबर बराबर पानी बांट लेंगे, और बांट भी लिया। लेकिन अब क्या हुआ, दोबारा से वहां पे डैम्स वगैरह बनाने की कोशिश की गई, और जब डैम्स बनाने की कोशिश की गई कर्नाटक में, तो फिर पानी वहां नहीं पहुंचा, तो वो लोग फिर कहां पर पहुंच गए, कोर्ट में पहुंच गए। अब क्या कहा गया, कर्नाटक को रिलीज करना पड़ेगा, किसके लिए, तमिलनाडु के 8000 क्यूसेक वाटर पर डे। समझ में आ रही है। तो ये जो वाटर डिस्प्यूट है ना, इससे रिलेटेड 2-4 बातें याद रखनी है, क्योंकि काफी पुराना इश्यू है। मैंने आपको बताया भी था, कावेरी को क्या कहते हैं, दक्षिण की गंगा। याद रखना क्या कहा जाता है इसको, दक्षिण की गंगा या गंगा ऑफ साउथ। और अगर पूछे दक्षिणी गंगा तो वो आपकी कौन सी है, गोदावरी। वो कौन सी है, दक्षिणी गंगा कौन सी है, तो गोदावरी। दक्षिण की गंगा कौन सी है, तो कावेरी। यानी गंगा साउथ गंगा, गोदावरी, गंगा ऑफ साउथ, कावेरी। क्या याद रखना, कै फॉर कावेरी, ठीक है। अब एक बात समझना, इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं ओल्ड गंगा, बूढ़ी गंगा। इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है आपकी जो दक्षिणी गंगा, इसको हम क्या कह देते हैं, पोनी रिवर। इसका दूसरा नाम क्या है, पोनी रिवर भी कहते हैं इसको, ठीक है। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरी याद रखना, इसकी है अर्कावती, हेमवती, सिमसा, हरंगी, ठीक है, लक्ष्मण तीर्थ, उसके बाद स्वर्णवती, नोइल, भवानी और काबिनी। ये क्या है, इसकी ट्रिब्यूटरी। कई बार ऐसी रिवर्स के ट्रिब्यूटरी पूछ लेता है, जैसे मैंने आपको गंगा की 18 ट्रिब्यूटरी पढ़ाई थी एक बार, ठीक है। तो ऐसे ही आपसे पूछ लेता है गंगा, ब्रह्मपुत्र की, ठीक है, इंडस की, ऐसे। तो सिंपल सा याद रखना, इसकी ट्रिब्यूटरी है, ये इसका डिस्प्यूट है। इसमें अभी क्या हुआ है, तो वही पुरानी न्यूज इसमें बार बार आ रही है। हाँ, बस एक बात ध्यान रखना, अगर मैं कहता हूं, देखो जैसे इस मैप में भी लिखा हुआ है, ठीक है, अगर मैं आपसे कहता हूं कि किसी 2 स्टेट में, मैंने कहा ये एक स्टेट है, ये दूसरा स्टेट है, ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई लड़ाई हो गई, किसी बात को लेकर डिस्प्यूट हो गया, ठीक है, मैंने लिखा एनी डिस्प्यूट, तो आर्टिकल कौन सा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो 131। ये कहता है भाई अगर किसी भी डिस्प्यूट पे आप लड़ोगे, पॉइंट पर लड़ोगे, तो आर्टिकल 131 में लिखा है कैसे रिजोल्व होगा। लेकिन अगर एक स्टेट है और अगर दूसरा स्टेट है और इनके बीच में डिस्प्यूट पानी का है, वाटर डिस्प्यूट है, तो वाटर डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 262। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि आपको पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल टच पता होना चाहिए। समझ में आ रही बात, तो ये 2-4 चीजें याद रखना, ठीक है। बाकी बहुत सारे रिवर्स के डिस्प्यूट चलते रहते हैं, जैसे रावी, ब्यास और सतलुज पे चलता रहता है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अंदर, ठीक है। SYL नहर आपने सुना होगा, बहुत सारे गाने भी बने हुए हैं उसके ऊपर, ठीक है। नर्मदा MP, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान में रहता है, ठीक है। आपकी जो मांडेल या फिर जो आपकी मांडवी या महादई रिवर है गोवा में, उसमें गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र में डिस्प्यूट रहता है। कृष्णा रिवर का महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में डिस्प्यूट रहता है। पेरियार का तमिलनाडु, केरला में डिस्प्यूट रहता है, ठीक है। कावेरी का आपने पढ़ी चुके हैं, ठीक है। गोदावरी का महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में डिस्प्यूट रहता है, ठीक है। उसके बाद वंश धारा का आपका आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में, ब्रह्मपुत्र यहाँ से फ्लो करती है, ठीक है। ये क्या कुछ डिस्प्यूट है जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। जब कभी आएगा तो पढ़ लेंगे, अदरवाइज जबरदस्ती इनको पढ़ने की नीड है नहीं अभी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, क्योंकि न्यूज में है तो करंट में पूछेगा। नेक्स्ट कौन सा, द यूनियन गवर्नमेंट्स रेन ऑन फाइनेंशियल ट्रांसफर्स टू डिफरेंट स्टेट्स। देखो ये न्यूज हम कई बार पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बताया था फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल में लिखा है, तो आपका आर्टिकल 280। इसमें जो फाइनेंस कमीशन अभी आपने पढ़ा था, 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है, क्या नाम है उसका, NK सिंह। आपने पढ़ा 16th फाइनेंस कमीशन जो है उसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है, 2026 में काम करेगा। कब से काम हो करेगा, 2026 से। क्या नाम है उसका, तो अरविंद पनघड़िया। उसके हेड कौन बनाए गए हैं, अरविंद पनघड़िया बनाए गए हैं, ठीक है। 5 साल का इनका टेन्योर होता है और 5 इसमें क्या होते हैं, मेंबर होते हैं, 1+4, 1+4 यानी, ठीक है। अब मैंने कहा कि 50, देखो सिंपल न्यूज समझा देता हूं क्योंकि कई बार पढ़ चुका हम इसको, काफी बार आ चुका है, स्पेशल स्टेट और वो सब। होता क्या है कि जब सारे स्टेट से पैसा इकट्ठा होकर आता है और जब सेंटर के पास आता है, तो पहले क्या था, पैसा जो था ना वो स्टेट अलग टैक्स लेता था, सेंटर अलग। अब इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने क्या किया, 1 जुलाई 2017 से इन्होंने क्या किया, इस पूरे पैसे को एक साथ लेना शुरू कर दिया, जिसको नाम रख दिया GST, कि सारा पैसा
जीएसटी के थ्रू ले लेंगे। अब सारा पैसा यहाँ चला जाता है। अब सेंटर ज़्यादा पैसा कमाती है, इनको मिलता कम है, पैसा ये ज़्यादा पे करते हैं, पाते कम है, तो बड़ा डिस्प्यूट है, बहुत सारे अपोज भी करते हैं, विरोध भी करते हैं। अब क्या हुआ, मैंने कहा कि जब इनके पास पैसा आता है तो मान लो 100 रुपये आए किसी स्टेट से, तो स्टेट को कितना रुपया देते हैं, तो समझना 14th फाइनेंस कमीशन ने कहा था कि 42% पैसा वापस देना चाहिए, उसने 32 से 42 कर दिया था। अभी क्या हुआ, 15th फाइनेंस कमीशन में इस 42 को 41% कर दिया, 1% कम कर दिया। तो कहीं ना कहीं इसका अपोज हो रहा है सभी स्टेट के द्वारा कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये ऐसा हुआ क्यों था, तो देखो अभी आपने पढ़ा होगा कि जो जम्मू एंड कश्मीर है ना, वो पहले क्या था, स्टेट, स्पेशल स्टेट, अब वो यूटी बन गया, अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ गया, तो इसको भी संभालना सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हो गई है। तो इन्होंने क्या किया, सब स्टेट से 1-1% काट के इसको दे दिया, ठीक है, इसलिए 41 कर दिया उसको। अब 41% उनको मिलता है, उसमें भी पूरा नहीं मिलता। अच्छा, आपने एक चीज और सुनी होगी, अगर आपको ध्यान हो, एक होता है सेस या सरचार्ज जिसको बोलते हैं। क्या होता है सेस, तो सिंपल से याद रखना, सेस या सरचार्ज बोल देते हैं इसको, ठीक है। होता क्या है, टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स लेना। कई बहुत सारी चीज होती है जिसमें टैक्स के ऊपर टैक्स लगा देती है सरकार। अब याद रखना, ये सारा जो पैसा था ना, ये सारा पैसा जहां इकट्ठा होता था वहां से वापस स्टेट में बढ़ जाता था, फाइनेंस कमीशन बांट देता है। लेकिन जो टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है ना, वो पैसा इस जीएसटी में काउंट नहीं होता, और जब काउंट नहीं होता तो वो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट इस पैसे को बहुत ज्यादा वसूल करती है, और वसूल करती है तो वो स्टेट को मिलता भी नहीं है, और जो इतना पैसा मिल भी नहीं रहा, जो मिल रहा है उसका भी 41% मिल रहा है, तो ये अपोज करते हैं। तो बस वही आर्टिकल लिखा हुआ है कि जो फाइनेंशियल ट्रांसफर है ना, उस स्टेट में वो बहुत अलग चल रहा है, उसके कुछ सिक्योरिटी होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है, और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि अगर स्टेट पैसा दे रहा है, स्टेट से पैसा ले रहे हो, जैसे आपने दिल्ली का डिस्प्यूट सुना होगा, दिल्ली का सीएम यही तो कहता है कि हम पूरे साल भर में दिल्ली 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास सरकार को टैक्स भरती है, लेकिन जब बजट का टाइम आता है तो सरकार हमें 200, 300, 325 करोड़ रुपए देती है। बात समझ में आ रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने अभी देखा होगा चंद्रबाबू नायडू, उसने डिमांड कर ली ना कि मेरे को 42% मिलते हैं, उसने कह दिया मुझे तो 1 लाख करोड़ रुपए चाहिए। वो सपोर्ट कर रहा है, वो अब चाहिए तो चाहिए, अब सरकार की मजबूरी है, उसे देगी तो दूसरे तो नाराज होंगे, तो सरकार उसका क्या करेगी, क्या कोalition सरकार चल पाएगी, क्या नहीं चल पाएगी, वो तो हमारा फ्यूचर ही बताएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो इन सब का कोई बेसिक फंडा होना चाहिए, और ये मैं तो बता नहीं सकता क्या होना चाहिए, ये कौन बताएगा, ये तो फाइनेंस कमीशन का ही काम है, उसी का काम है पैसे का एलोकेशन कैसे करे। तो हो सकता है 16 फाइनेंस कमीशन कुछ ऐसा करे कि सभी स्टेट को बराबर बराबर सा पैसा मिल सके। बात समझ में आ रही है। ये मैंने कहा कि मैक्सिमम है ये 41%, ऐसा मत समझना सबको 41% ही मिलता है, सबको बराबर नहीं मिलता है, इसीलिए तो वो अपोज करते हैं, इसीलिए तो आपका आंध्र प्रदेश वो स्पेशल स्टेट की कैटेगरी में जाना चाहता है आर्टिकल 371 में। ये चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं जब इनकी डिमांड हो रही थी। आई थिंक आपको कुछ बातें समझ में आ गई होंगी। बात समझ में आ रही है ना। उसके बाद चलते नेक्स्ट, पहले के आर्टिकल पढ़े होंगे तो पता होगा। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। अगर फिर भी कोई डिस्प्यूट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको कोई ऐसी न्यूज़ लगती है जो आपके समझ में नहीं आ रही हो, ठीक है, इसके अलावा कोई न्यूज़ हो, इसकी बात नहीं कर रहा मैं ना, इसको अलावा अगर कोई ऐसी न्यूज़ हो जो आपको समझनी हो तो आप उसको कमेंट कर दें। हम जब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।